नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स की नई फिल्म दी वाइट टाइगर के बारे में। पहली बात तो ये कि बड़ा मुश्किल होता है एक हर दिल अजीज और बेहद मकबूल किताब पर उतना ही कमाल सिनेमा बना पाना। सलमान रुश्दी के कालजयी उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन पर बनी इसी नाम की फिल्म बेहद साधारण थी। विक्रम सेठ के कालजयी उपन्यास अ सुइटेबल बॉय पर हाल ही में रिलीज हुई बीबीसी की इसी नाम की सीरीज को भी कई सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसी तरह अरविंद अडिगा ने केवल 33 साल की उम्र में द वाइट टाइगर नाम का अंग्रेजी उपन्यास लिखा था, जो कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को दर्शाने वाली एक बेहतरीन साहित्यिक कृति थी। अब 12 साल बाद उनके दोस्त और अमेरिकी निर्देशक रमीन बरानी ने इसी नाम से नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बनाई है, जो कि मूल अंग्रेजी उपन्यास को शिद्दत से फॉलो करती है, लेकिन फिर भी किताब पढ़ने के स्तर का रोमांच और जादू सिनेमा के दर्शकों को दे नहीं पाती। कई जगहों पर यह फिल्म बेहद प्रभावित जरूर करती है, लेकिन संपूर्णता में देखें तो एक सिनेमाई कृति के तौर पर असंतुष्ट छोड़ देती है। वैसे तो किताब का हर जरूरी संवाद फिल्म में पिरोया गया है और अरविंद अडिगा के दिमाग से निकला हर कमाल विचार फिल्म का हिस्सा बना है, चाहे वो रूस्टर कूप यानी कि मुर्गी के दड़बे वाला विचार हो या फिर हाफ बेक्ड मैन वाला, बिग बेलीज एंड स्मॉल बेलीज वाला विचार हो या फिर ईट और गेट ईटन अप वाला। निर्देशक रमीन बरानी ने अपने दोस्त लेखक अरविंद अडिगा की किताब की तमाम अच्छी बातों को विजुअली आकर्षक बनाने की कोशिश की है और कई बार वे सफल भी हुए हैं। जब इस फिल्म का नायक अपने मालिक से विद्रोह करना शुरू करता है, तब तो फिल्म उसके विद्रोह की यात्रा को दिखाते वक्त एकदम कमाल ही हो जाती है। सर्वेंट और मास्टर के बीच के रिश्ते को दिखाते वक्त वो जैसे हमारे पूंजीवादी भारत की नब्ज पकड़ लेती है। कास्ट सिस्टम पर बात करते वक्त और क्लास ऑपरेशन पर बात करते वक्त वो पैनी सोशल कमेंट्री हमारी नजर करती है। जिस अंदाज में सर्वेंट बना नायक अपने मालिक को खुश करने के लिए हरदम उत्सुक रहता है, वह सदियों का ब्रेन वॉश देखकर रूह कांप जाती है। लेकिन अगर आपको इसके मूल उपन्यास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और आप इसे सिर्फ बतौर एक फिल्म देखेंगे, तो यह आपको बहुत ज्यादा प्रभावित शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि अमीरी गरीबी की टेक लेकर जिस तरह की अंडरडॉग स्टोरी ये दिखाना चाहती है, वो हमने सिनेमा के पर्दे पर कई कई बार देखी हुई है। अरविंद अडिगा की किताब की खासियत थी कि खुद उसका नायक हमें आखिर तक पूरी कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने का अंदाज हमें आखिर तक बांधे रखता है। बदकिस्मती से सिनेमा के माध्यम में नॉवल के इस अंदाज में कहानी सुनाना हमेशा सफल नहीं हो पाता। द वाइट टाइगर फिल्म भी इसी शब्दशः लिटरली ट्रांसलेशन की वजह से किताब से पीछे रह जाती है। अगर फिल्म में दिखाई गई सारी घटनाएं, सारे मोटिव्स और सारे चरित्र एकदम नए और अनदेखे होते, तो भी शायद लिटरल ट्रांसलेशन से बात बन सकती थी। लेकिन 2008 में आई किताब की 2007 वाली कहानी में सही मायनों में वो ताजगी नहीं है जो सिनेमा के माध्यम में आपको तरोताजा कर सके। निर्देशक रमीन बरानी को स्क्रीन प्ले में कुछ मजबूत बदलाव जरूर करने चाहिए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप आज भी अरविंद अडिगा की ये नॉवल पढ़ेंगे, तो वो अपनी लिखाई के चलते शर्तिया आपको बेहद पसंद आएगा। इसलिए फिल्म देखने के साथ साथ इस नॉवल को भी जरूर पढ़िएगा, आपको आनंद आ जाएगा। अभिनय की बात करें तो फिल्म में ज्यादा किरदार नहीं है। महेश मांजरेकर गरीबों का खून चूसने वाले पैट्रियार्क की भूमिका गंभीरता से निभाकर जरूरी इम्पैक्ट पैदा करते हैं। विजय मौर्य भी रूढ़िवादी और गरीबों का शोषण करने वाले बड़े भाई की भूमिका में अच्छा काम करते हैं। राजकुमार राव का तो एक्सेंट ही बदलता रहता है, कभी वे हिंदुस्तानी इंग्लिश बोलते हैं तो यकायक अपने अमेरिका रिटर्न किरदार को जस्टिफाई करने के लिए अमेरिकन एक्सेंट ओढ़ लेते हैं। यह आपको अच्छा खासा इरिटेट कर सकता है और ऊपर से उनका अभिनय भी इस बार कोई खास असर नहीं छोड़ता है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि राजकुमार राव का अभिनय साधारण रहा हो। छोटी भूमिकाओं तक में वे जान डाल देते हैं, लेकिन यहाँ एक तो उनका किरदार मुख्य नहीं था और ऊपर से वे उसे प्ले भी खुद को बड़ा स्टिफ बनाकर करते हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा राजकुमार राव से भी छोटा रोल प्ले करती हैं, लेकिन अमेरिका रिटर्न पत्नी के रोल में एफर्टलेस एक्टिंग करती हैं। उनका अमेरिकी एक्सेंट भी आपको चुभता नहीं है और ये उनकी दरिया दिली है
कि बेहद छोटा रोल करने के लिए वे इसलिए तैयार हो गई क्योंकि वे अरविंद अडिगा की नॉवल की बड़ी फैन रही हैं। आखिर में बात इस फिल्म की आत्मा की, जो है बलराम हलवाई बने आदर्श गौरव। इस फिल्म का अगर शरीर अरविंद अडिगा की किताब है, बढ़िया सिनेमाटोग्राफी है, काफी हद तक सधा हुआ निर्देशन है, तो इस फिल्म की आत्मा बिना कोई शक 26 साल के युवा अभिनेता आदर्श गौरव हैं। आदर्श गौरव ने मनोज बाजपेयी की रुख में भी बेहद प्रभावित किया था, लेकिन यहाँ तो साबित ही कर दिया कि एक अनजान चेहरा अगर जोरदार अभिनेता भी हो तो वो पूरी की पूरी फिल्म को और उस फिल्म के मुख्य विचार को केवल अपने कांधों पर उठा सकता है। उन्होंने बलराम हलवाई के डार्क और सिनिकल किरदार को पूरी तरह आत्मसात किया है और अपनी आंखों, अपनी मुस्कान, अपने चेहरे और अपने पूरे शरीर को किरदार में झोंककर आला तरीन अभिनय हमारी नजर किया है। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और अभिनय जिस तरह बदलता है वो फिल्म में देखने लायक चीज है। गुजरते वक्त के साथ किरदार में आए इन बदलावों को ये अभिनेता एक हुनरमंद कारीगर की तरह तराशता है। मेरी तरफ से आदर्श गौरव के शानदार अभिनय से सजी लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाने वाली इस फिल्म को 3 स्टार। इसे देखिएगा जरूर क्योंकि इसमें काफी कुछ है जो आपको पसंद आएगा। और अगर आपने अरविंद अडिगा का नॉवल नहीं पढ़ा है तो फिल्म देखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगी। हो सकता है आपका सिनेमाई अनुभव मुझसे जुदा रहे। धन्यवाद।